अच्छा जी, आज मेरे साथ अब्दुल मुईज़ सुहेल, जिनको मतलब हम सब तो प्यार से मुईज़ बुलाते हैं, वो आज मेरे साथ ज़ूम कॉल के ऊपर है। बड़ा बिज़ी आदमी है, जब से ये फुलब्राइट से वापस आया है, हाथ नहीं पकड़ाता। पहले मेरे पीछे-पीछे भागा करता था कि जी एप्लीकेशन पढ़ दें, जीआरई की तैयारी करा दें और अब जब से वापस आया है अमेरिका से, तब से जो है बहुत मुश्किल हो गया इससे टाइम लेना। लेकिन फाइनली इसने आज मुझे थोड़ा टाइम दिया है और मूवीज के बारे में मेरे ख्याल है काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे जो कि मतलब डिफरेंट पाकिस्तान के अंदर जो स्कॉलरशिप्स के और फुल ब्राइट के पेजेस हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं मोइस आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरा होगा, क्योंकि ही हैज़ बीन ओवर द इयर्स वेरी हेल्पफुल और स्टूडेंट्स की ये कुछ एक्स्ट्रा मतलब मदद करता रहा है और लोगों को गाइड करता रहा है विद रिगार्ड्स टू द फुल ब्राइट एप्लीकेशन। तो मोइज जो है वो अभी फुल ब्राइट के ऊपर अपना मास्टर्स डिग्री जो है वो करके पाकिस्तान वापस आया है एंड नाउ ही इज़ वर्किंग इन पाकिस्तान। 2 इयर्स का मास्टर्स मोइज ने यूएस से किया है। और सबसे पहले तो मोइज मुझे थोड़ा सा ना अपना एक इंट्रो दे दो ताकि लोगों को पता हो कि तुमने कितने कितने तीर चलाए थे फुल ब्राइट पे जाने से पहले और तुम कितनी कोई जी बला चीज़ हो कि तुम्हें फुल ब्राइट ने स्कॉलरशिप 2 साल के लिए दे दी। नहीं, पहले तो थैंक यू। आपने काफी कुछ चीजें सच बोली और थोड़ा सा झूठ भी बोल दिया था जो आप कह रहे थे कि जो है ना, बट कोई बला नहीं है। आई थिंक नॉर्मल इंसान हूँ सारे उनको इतना। लेकिन रिगार्डिंग स्पेसिफिकली क्योंकि फुलब्राइट पे है ये फोकस इस सेशन का, तो हम्म, मैंने उससे पहले नस्ट से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया था। और ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी जो एस्पायरेंट्स फुलब्राइट के और जो काफ़ी स्टूडेंट्स अभी भी देख रहे होंगे, उनकी एक ये बड़ा एक अनरियलिस्टिक सा ख्वाब लगता है कि हम्म, अच्छा यार, किसी को आप सुनते हैं गया गया होता है बाहर या गई होती है बाहर, तो यू आर लाइक कि हाँ यार, क्या अखीर है, क्या एक तरह आइडियल लाइफ़स्टाइल है उसका कि अच्छा वो गया हुआ है। मतलब मेरी टर्म्स में मैं तो एक बड़ा अजीब-सा फार फ्लंग ख्याल रखता था कि यार अच्छा, आप मतलब कुछ भी कर रहे हो, यू आर लिटरली बीइंग पेड फॉर इट। आप 8 घंटे सो रहे हो, इट्स लाइक आपको उस चीज़ के भी पैसे मिल रहे हैं। बट वो किया था, बट आई थिंक मोटिवेशन थी और एफर्ट साथ करता रहा ड्यूरिंग माय बैचलर्स ही। थोड़ा सा सीजीपीए, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि अच्छा सीजीपीए क्या था आपका। तो हम्म, आई थिंक ये मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि ये अटेंशन लेगा काफी लोगों को। मेरा सीजीपीए बैचलर में 3.2 था हम्म, और विच मेंट के मुझे पता था कि आई थिंक एक नॉर्मल सीजीपीए है, मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी एप्लीकेशन में करना होगा इफ आई एम टू compete with let's say not just nationally but internationally for such competitive scholarships। तो हम्म, उसमें फिर ये था कि साथ एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज और शौक होता है जिस तरह, तो मैं एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे भी अप्लाई करता रहता था। उसमें एक फिर एक्सचेंज प्रोग्राम था कोका कोला मीना स्कॉलरशिप, इंडियाना यूनिवर्सिटी में। ठीक So है। उसमें of course I tried my luck and then luck favors the brave, so I got lucky, I got selected for that। And हम्म, then when I came back, so I guess I was a completely different person overall। I mean in terms of the exposure that I got, the motivation that I got। क्योंकि यहाँ पे रहते हुए आपको ये लगता है कि अच्छा यार ठीक है, ट्राई करेंगे, नहीं तो ना हुआ तो फिर वो आप लेड बैक बिहेवियर में आ जाते हो, जो कि बहुत टॉक्सिक होता है आई गेस। हम्म, स्पेशली बिफोर द एज ऑफ 40 इस तरह का बिहेवियर ना, आई डोंट थिंक एक्सेप्टेबल है, जेंटली होना चाहिए। हम्म, आप में अगर वो स्पार्क अंदर से यूं हो गया ना कि अच्छा यार नहीं तो ना सही, जिंदगी तो चल ही रही है, तो फिर आई थिंक वो ना लाइक लाइफ का जो वो होता है चार्म, वो लूज हो जाता है। बट उसमें हुआ एंड देन व्हेन आई केम बैक आई वर्कड हियर फॉर 2 इयर्स, यहाँ पे किया था, लेकिन साथ साथ मैं अप्लाई करता रहता था फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे, मेरा ही फोकस होता था और प्राइमरीली फुल ब्राइट पे। अच्छा, मैं सो एक क्वेश्चन तुमसे यहाँ पे पूछूंगा थोड़ा सा मेरे ख्याल क्लैरिटी के लिए कि तुम ये जो कोका कोला मीना स्कॉलरशिप, ये जो एक्सचेंज पे तुम गए थे, ये तुम किस सेमेस्टर में गए थे? ये फाइनल सेमेस्टर में गया था। तो उसके बाद जब तुम वापस आए तो तुम्हारी ग्रेजुएशन होगी एंड देन यू वर बिल्कुल, और फिर तुमने जॉब स्टार्ट कर दी। बिल्कुल। अच्छा। मैंने जॉब स्टार्ट कर दी और उसमें भी ये था, इनफैक्ट मेरी जो पहली जॉब थी वो मैंने इसीलिए छोड़ दी क्योंकि मेरी मोटिवेशन इतनी थी
आई फिगर्ड आउट कि मेरा जो जीआरई है ना वो मेरे से साथ साथ नहीं हो पाएगा जॉब के साथ साथ। ठीक तो है। मैंने एक वो रिस्क लिया, बट आई थिंक वो मेरी बस गट फीलिंग थी कि अच्छा मुझे ना बाद में कोई रिग्रेट ना रहे। हाँ शायद मैं टाइम और कंसीडरिंग पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी में जहाँ पे आप एक जॉब छोड़ के गारंटी भी नहीं है कि आपको मिल जाएगी कोई, हम्म, बट आई टुक दैट लीप ऑफ फेथ के मतलब ठीक है अभी ये स्टेप तो करते हैं ना अगेंस्ट द ऑड्स। इवन एवरी सेंसिबल पर्सन ही सजेस्टेड मी कि अच्छा आप साथ साथ करते रहो, लेकिन आई रियलाइज कि मेरे से वो नहीं हो पा रहा था। लोग होते हैं बहुत अच्छा कर लेते हैं, बट आई रियलाइज कि नहीं हो पा रहा था। हम्म, तो मैंने उधर से रिजाइन किया और फुल टाइम फिर थोड़ी बहुत जीआरई की तैयारी शुरू की। हम्म, तो वो हो गया, तो उसके बाद ऑफ कोर्स नॉट दैट के जॉब मार्केट में वो बैठे हुए थे सारे कि अच्छा आप आ जाओ। आ जाए उसके वापस। बाद हाँ, उसके बाद कुछ टाइम आई थिंक 3 to 4 months में अनएम्प्लॉयड भी रहा था आफ्टर क्लियरिंग माय जीआरई। लेकिन ये था कि एटलीस्ट आई वाज स्टिल कंटेंट बाय माय हार्ट। अच्छा मैंने एक तरह अपने दिल की सुनी और तो तुम्हारा फिर जीआरई का इवेंचुअली स्कोर आया था? जीआरई में मेरा पहले आया था 311, ठीक है। और फिर उन्होंने रीटेक करवाया था जिसपे उन्होंने वाउचर भी दिया था, उसमें फिर 316 बना था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक जरा क्विक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ, उन्होंने रीटेक तुम्हें क्यों करवाया था? वो ज्यादा बेहतर प्रोग्राम में तुम्हारे लिए अप्लाई करना चाहते थे? एक वो, और दूसरा क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो मेरा वर्बल ना थोड़ा सा एज कंपेयर टू क्वांट, आई थिंक माय क्वांट वाज लाइक 165 इश, और वर्बल थोड़ा सा लाइक जितना बाकी रह जाता है 140 उतना था। समथिंग। हम्म। हाँ जी, वो उतना होगा। तो उन्होंने सो कहा 150 प्लस तो आ जाए। हाँ, एग्जैक्टली उन्होंने फिर वाउचर दिया था, और आ गया था आई फिर थिंक वो तुम्हारा? सही। इम्प्रूव हो गया था? हाँ हाँ, फिर इम्प्रूव हो गया था। और अगर लेट सपोज ना होता इम्प्रूव, तो क्या फुल ब्राइट तुम्हें मतलब? नहीं, आई मीन मिल जाती फुल ब्राइट, लेकिन शायद वो कुछ प्रोग्राम्स थे जिसमें ना, जिस तरह मेरी 4 यूनिवर्सिटीज थी मेरे उसमें, हम्म, एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा थी, पर्ड्यू थी, जॉर्ज वाशिंगटन थी, वेयर आई एंडेड अप गोइंग, हम्म, और न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। सो ठीक। आई थिंक ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा यूसीएसबी की रिक्वायरमेंट थी कि अच्छा आपका ना एटलीस्ट 150 ऊपर होना चाहिए। ठीक है। सो उसके लिए उन्होंने किया था, और कुछ यूं था। अच्छा, तो तुम्हारा जो जॉर्ज वाशिंगटन में तुम्हारा हुआ था, दैट वाज फॉर मास्टर्स इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग? एनवायरमेंटल एंड एनर्जी मैनेजमेंट, एंड बैचलर्स एनर्जी। मेरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में था। ठीक हो गया। और तुम ये तुम्हारी जो नर्स से ग्रेजुएशन हुई थी, ये किस ईयर में हुई थी? 2013, और फिर तुम कब गए थे फुल ब्राइट पे? किस ईयर में गए? 2015 to 17। अच्छा, 15 to 17, यानी कि तुम्हारा बीच में बेसिकली 2 इयर्स तुमने पाकिस्तान में गुजारे थे आफ्टर योर बैचलर्स एंड बिफोर गोइंग ऑन द फुल। एग्जैक्टली। और वो जो 2 साल तुमने यहाँ पे गुजारे थे, उनमें से ऑब्वियसली तुमने अप्लाई तो 1 साल पहले किया था फुल ब्राइट पे। तो तुम्हारा बाय द एप्लीकेशन जब तुमने सबमिट की थी, तब तक तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस वाज प्रोबेबली 3-4 मंथ्स, जो तुमने मतलब जॉब पे छोड़ दी थी जिस तरह तुम बता रहे थे। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, हम्म। जी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इट वाज 3-4 months। अच्छा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स हैं, उनमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जी क्या वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या उसके बगैर हमारे फुल ब्राइट के ऊपर एडमिशन्स वगैरह नहीं होंगे? तो ऑब्वियसली मोइस का भी एक केस हमारे सामने ही है कि कोई सिग्निफिकेंट मोइस के पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था एट द टाइम ही वाज अप्लाइंग फॉर द फुल ब्राइट। और मोइस, जो लोग तुम्हारे साथ गए हुए थे फुल ब्राइट पे ज़्यादातर, क्योंकि ज़ाहिर है तुम फुल ब्राइट कोहॉर्ट, अपने कोहॉर्ट के साथ मतलब आप काफी सोशली कनेक्टेड होते हो, एटलीस्ट जाने से पहले तो होते हो, बात का मुझे नहीं पता। ठीक है। तो वो जो टाइम था उसमें तुमने किसी क्या किसी से बाद में ऑब्जर्वेशन थी? इसी में पिछली जो इनफैक्ट स्टेटमेंट थी उसमें मैं ये, क्योंकि काफी मेरे कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं उनका ये होता है क्वेश्चन, या उनकी एक आई थिंक एक वो थिंकिंग ये आ जाती है कि अच्छा शायद मेरा डिसिप्लिन एनवायरनमेंट रिलेटेड था, तो समहाउ उनके प्रायोरिटी डिसिप्लिन में था शायद, तो इस वजह से वर्क एक्सपीरियंस मेरे लिए नहीं काउंट हुआ। और शायद हमारी मेंटेलिटी एज पाकिस्तानी या हाँ, एज लिविंग इन थोड़ा दिस सा पार्ट हम ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को कि यार हम नेगेटिव थोड़ा सा हाँ, ले रहे होते हैं। कि इसका तो यार उस वजह से हो गया, इसका तो यार उस वजह से हो गया है, जो हम भी लाइक आई हैव बीन देयर।
तो लेकिन आई थिंक फुल ब्राइट के लिए भी और इवन सारी स्कॉलरशिप्स के लिए अब ओवर ऑल दीज इयर्स आपका भी ये मानना होगा और मेरा भी ये मानना है स्ट्रांगली कि अच्छा आपकी प्रोफाइल कंपेटिटिव होनी चाहिए irrespective of discipline, irrespective of like your specific CGPA per se, unless कुछ scholarships हैं जिस तरह Erasmus वगैरह हैं उसमें required होता है CGPA, उन्होंने explicitly mention किया होता है, but scholarships like AUSAID, like Fulbright, I don't think कि ये इतना जो है ना obsess around कर रहे होते हैं CGPA के, ये पूरी overall आपका application package देख रहे होते हैं और primarily आप किस तरह अपने आप को ना present करते हैं. सही। तो मतलब बेसिकली तुम ये कहना चाह रहे हो कि आप जो भी हैं जैसे भी हैं आप अप्लाई करें, आप को अपनी लक ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह तुम भी कह रहे थे कि तुम्हें भी ये लगता था कि यार ये तो एक बिल्कुल ख्वाबी और ख्याली दुनिया है कि ऐसे लोगों के एडमिशन हो जाते हैं और लोग मुफ्त में पढ़ने भी चले जाते हैं और उनको वहाँ पे सोने के और पढ़ाई करने के और खाने पीने के बेतहाशा पैसे मिलते हैं। ये बिल्कुल. कैसे हो सकता है? तो ये होता है और ये लोगों को लगता है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऑनेस्टली मेरा भी अपना एक्सपीरियंस यही है कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल के जिसके थ्रू आप कहेंगे यार अच्छा अगर आपकी ये प्रोफाइल में चीजें होंगी ना तो आपका एडमिशन हो ही रहेगा, और अगर ये नहीं होगा तो आपका एडमिशन बिल्कुल नहीं होगा। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, मतलब ऑब्वियसली जहाँ पे हम ये कहते हैं कि जीआरई बहुत इंपॉर्टेंट है या जीपीए बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवीज के केस में अगर आप देखें तो मूवीज के केस में तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इसका जीआरई वाज जस्ट 311 और जो जीपीए था वो भी 3.2 था। तो उस लिहाज से तो एकेडमिक जो क्राइटेरिया मूवीज का था, मैं समझता हूँ कि वो जितने हम लोगों ने अपने स्टैंडर्ड्स हाई किए हुए हैं उस हिसाब से तो अब एवरेज या थोड़ा सा कुछ कई लोग कहेंगे शायद बिलो एवरेज ही था मूवीज, लेकिन बात वही आती है कि दे लुक एट द ओवरऑल एप्लीकेशन, पूरा पैकेज वो आप में देख रहे होते हैं, सिर्फ आपके जीपीए जीआरई या वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं कर रहे होते। जिस तरह मूवीज का ऑलरेडी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पे एक्सपीरियंस था तो दैट वाज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ हिज एप्लीकेशन। उसके अलावा और इसमें हर हाँ हाँ सॉरी मैं कट ऑफ करूं, इसमें वही बात है कि हर केस ना डेफिनेटली मैं ये मान ही नहीं सकता है कोई कहे कि उसके पास ना कोई कंपैरेटिव एज नहीं है दूसरे बंदे के ऊपर या दूसरे एप्लीकेंट के ऊपर। ये एक सबसे बड़ी जो एक की होती है ना आई थिंक लाइफ में भी, ये थोड़ी सी फिलोसॉफिकल सेशन ना हो जाए बट लाइफ में भी और इवन स्पेसिफिकली ये स्कॉलरशिप्स में वो ये होता है कि आपने ना वो कंपैरेटिव एज ढूंढना होता है और वो किस तरह आप ढूंढते हो अपने आप को एनालिसिस करके। उससे फायदा क्या होता है, लाइक मेरे केस में आई रियलाइज कि शायद मेरा जो पोटेंशियली हो सकता है ना जो कल्चरल एक्सचेंज का एक एक्सचेंज प्रोग्राम है उसको ना मैं थ्रस्ट बनाऊं, कुछ ना कुछ आप थ्रस्ट बना रहे होते हो अपनी एप्लीकेशन में। या वो आपका सीजीपीए होगा लेकिन वो इतना यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं बनता क्योंकि उससे एक इंप्रेशन ये जाता है इन स्कॉलरशिप लाइक फुल ब्राइट के अच्छा आप ना बस एक चार दीवारी के अंदर बैठ के, वो इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन ओवरऑल ये एनालिसिस करना कि आपके जो पास्ट के सर्कमस्टेंसेस थे वो हाउ दे ड्रोव यू टू वेयर यू स्टैंड टुडे और आपका फ्यूचर एम्बिशंस कितनी क्लियर हैं, वो आई थिंक बहुत क्लैरिटी होती है जो आपकी लिटरली आई थिंक 2 मिनट में पता लग जाता है क्योंकि आई हैव सर्व्ड एज एप्लीकेशन रिव्यूअर फॉर फुलब्राइट एज वेल। तो आप ऐसे पढ़ते हो आपको पता लग जाता है कि अच्छा यार ये मजे की नहीं है या ये मजे की है। ठीक है। अच्छा तुमने भी ये बात मेंशन की है कि तुमने फुलब्राइट के एप्लीकेशन रिव्यूअर के तौर पे ऑफिशियली भी फुलब्राइट के साथ काम किया और अब तुम काफ़ी अरसे से, बल्कि इनफैक्ट जब से मुइज़ वापस आया था, इवन व्हेन ही वाज देयर, तो ये बिल्कुल मतलब फॉर्मली इनफॉर्मली स्टूडेंट्स को और एप्लीकेंट्स को गाइड करता रहता था और साथ में उनकी एप्लीकेशंस वगैरह भी रिव्यू करता था। तो ये तुमने ओवर इयर्स कोई चीज मतलब सिंस यू अप्लाइड, क्योंकि यू अप्लाइड बैक इन 2014 और 15 16 17 में तुम थे, तो तुमने फुलब्राइट के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस या देखें जो कि तुम्हारे केस में या तुम्हारे एप्लीकेशन के वक्त डिफरेंट थे और अब जो तुम स्टूडेंट्स को अप्लाई करवा रहे होते हो फुलब्राइट पे या उनकी एप्लीकेशंस वगैरह के अंदर उनको गाइड करते हो, तो उसमें तुमने कुछ नई ट्रेंड्स वगैरह देखे फुलब्राइट की तरफ से? आई थिंक ऑफ कोर्स एकेडमिक्स रिसर्च ये एक जो है ना कंटिन्यूअल प्रोसेस है ग्रेजुअली, आज जो है कल आप देखेंगे कल ये बिल्कुल नई चीज होगी। तो रिसर्चेस जो जो आ रही हैं काफी इंटरेस्टिंग, हाँ एक तो वो नई चीज और जो डिसिप्लिन्स वगैरह इतने आते जा रहे हैं वो
एक और इस चीज में मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि जो मिथ्स हैं वो शायद मेरे क्लियर हुए थे, जो मैंने एप्लीकेशन रिव्यू की अपनी क्लाइंट्स की भी और ऑफिशियली भी अनऑफिशियली भी। वो ये कि लोगों को लगता है कि शायद फुलब्राइट ना या यूएससीएफपी एक सर्टेन यूनिवर्सिटीज को ना केटर कर रहा होता है, सिर्फ नस से या सिर्फ लम से, पढ़ से। लेकिन आई थिंक वो उसकी वजह मैंने खुद देखी कि शायद इस तरह की कुछ यूनिवर्सिटीज में ना अवेयरनेस इतने अच्छे आपको आपके एग्जैक्टली और राइटिंग स्किल्स आपके इतने अच्छे हो जाते हैं, आपको एक एक्सपोजर ऐसा, एनवायरनमेंट ऐसा दिया जाता है कि आप अपने आप को ना प्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से कर लेते होते हो। सेल्फ मार्केटिंग बेसिकली जब आप लम्स के अंदर पढ़ रहे हो या नस्ट में, या जो आपके ये इस तरह के एक दो और हैं, जीआई के हो गया या हम्म यूईटी वगैरह हो गया, तो मैंने चीज ये देखी है कि लोगों में एक तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। हम्म अच्छा, जैसे मोइज ने बिल्कुल कहा कि मतलब अब जो बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह, इवन मोइज तुम्हारे पास भी आते होंगे एप्लीकेशंस के लिए, उनमें हार्डली लोग होते होंगे जो शायद लम्स के होंगे, क्योंकि वो लम्स वालों को जो है वो ऑलरेडी एक एनवायरनमेंट मिल रहा होता है। उनको राइटिंग स्किल्स के अलावा वो अपने आप को मार्केट करना जानते हैं। मतलब उनको पता है कि यार हम्म हमने अपने सेल्फ एनालिसिस करके, इंट्रोस्पेक्शन करके हमने किस तरह से अपनी जो मतलब स्ट्रेंथ्स है ना उनको पोर्ट्रे करना, और इवन के वो अपनी वीकनेसेस को भी स्ट्रेंथ्स बना के पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, जो कि एक एप्लीकेशन में जो आपके दो एसेज हैं, पर्सनल स्टेटमेंट और रिसर्च ऑब्जेक्टिव, हम्म वो सारे उसके अंदर वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब ये चीज़ जो है ना, ये अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो टॉप 3-4 से नीचे आती हैं, उनके अंदर ये स्किल्स मतलब स्टूडेंट्स के अंदर एग्जिस्ट या तो करते नहीं है या बहुत वीक होता है। तो वहां पर ही है कि कई दफा तो इवन मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये तो अगर हम अपनी एप्लीकेशन में लिखेंगे तो कितना ये तो शोबाजी लगेगी, ये तो मतलब लगेगा कि मैं तो बड़ा कोई शेखी खोर हूँ। तो जबकि ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली। आपको ऐसे ही करना है, मतलब आपको अपनी एप्लीकेशन को इसी तरह प्रेजेंट करना है। तो मतलब मेरे आई ख्याल, हाँ हाँ। मैं कुछ एप्लीकेशंस देखता हूँ, उनके सीवी में देखता हूँ, उनके सीवी देख के आई एम लाइक के वाओ यार, हम्म, मतलब ठीक है अभी ग्रेजुएट नहीं है हुआ और लेट से उसने 4 पब्लिकेशंस की होंगी या इंटरनेशनली पाकिस्तान को कोई बिजनेस कंपटीशंस वगैरह में प्रेस में विन किया होगा, बट उनकी एसेज देखते हैं, आप देखते हो नहीं यार इसमें मतलब बस वही वो एक मेन स्ट्रीम सी स्टोरी होती है, क्रिएटिविटी लैक कर रही होती है उसमें, मतलब वो इंट्रोस्पेक्शन वाला जो एलिमेंट आपने दिया वो मिसिंग होता है, बस वो एक ना ऑर्डर में हो रहा होता है, अच्छा पहले मैंने ये किया फिर ये किया फिर वो किया फिर वो किया, जो कि अनफॉर्चुनेटली विल नॉट गेट यू एनी स्कॉलरशिप लेट अलोन फुलब्राइट। हम्म। यानी कि तुम भी इस बात पे आ रहे हो कि देखें अब तो जो आपने करना था वो आपने कर लिया जिंदगी में, अब तो अप्लाई करने का वक्त है। अब आप जीआरई दें, उसमें एफर्ट करें, जितना अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं ले आए। उसके बाद आपका जो मेन एम्फेसिस होगा, जिसपे मैं तो मतलब मेरे ख्याल है मैं अपनी हर फुलब्राइट की वीडियो में एक ही बात करता हूँ, तो लोग भी सुन सुन के तंग आ गए होंगे, कि मैं कहता हूँ कि भाई अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ना कम से कम कुछ हफ्ते लगाएं। हम्म मतलब कम से कम कोई 4-5-6 ड्राफ्ट्स बनाएं, रिव्यू करवाएं, खुद भी रिव्यू करें, और किसी एक्सपर्ट ओपिनियन, जिस तरह आप कहते हैं कि अच्छा जी मेरा कोई सीनियर है वो फुलब्राइट पे गया हुआ है, या आप किसी और बंदे को जानते हैं जिसकी अंग्रेजी मिसाल के तौर पे बहुत अच्छी है, या जो कि बड़ा अच्छा राइटर है, आप कम से कम अपनी एप्लीकेशन को किसी बंदे से प्रूफ रीड तो करवाएं। कम से कम आप उसके अंदर एक सेकंड, जिसको कहते हैं ना कि ओपिनियन, आप जिस तरह हम्म डॉक्टरों के पास हम जाते हैं, डॉक्टर में कहता है जी आपका ऑपरेशन होगा, तो आप क्या क्या हम्म ऑपरेशन कराने लग जाते हैं, आप 2-3 हम्म ओपिनियंस लोगों से डिफरेंट जगहों पे जाके लेके लेते हैं, हम्म और फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपने क्या करना है। तो एप्लीकेशन के अंदर भी आपको मतलब यू मस्ट गेट गुड फीडबैक फ्रॉम पीपल जो कि ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजरे हैं, सक्सेसफुली गुजरे हैं, और वो आपके यूनिवर्सिटी में वो हो सकते हैं, तकरीबन हर यूनिवर्सिटी से लोग अब तो मैंने देखा है कि फुलब्राइट पे जा रहे होते हैं। तो इफ़ यू आर इन टच विद सच पीपल, तो आप उनके साथ उनसे आप हेल्प लें, गाइडेंस लें। लेकिन एप्लीकेशन के जो एसेज हैं, रेज्यूमे प्लस जो 2 एसेज हैं, मेरे ख्याल से मैं तो समझता हूँ कि ये आपके जीआरई, आपके जीपीए, आपकी हर चीज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म ये दिस इज द ओनली वे फॉर द फुलब्राइट स्कॉलरशिप कमेटी टू एक्चुअली मेक एन इम्प्रेशन ऑफ यू। आपकी एक पिक्चर उनको मिल जाती है, जैसा तुमने मोहित कहा कि मैं रेज्यूमे कई लोगों का देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये तो कमाल है बंदा, इसको तो हम्म अपॉर्चुनिटी या चांस जो है वो देना चाहिए। तो मतलब इस चीज को हम्म लोग मेरे ख्याल में बहुत निगलेक्ट करते हैं। वो समझते हैं कि यार एप्लीकेशन से 2-3 दिन पहले बैठ के ना हम लोग
एसेस लिख लेंगे और वो जी ब्राइटली की वेबसाइट के ऊपर जी गिवन है वो, मतलब वो मैं देख रहा होता हूँ, वो हजारों बंदे हर साल जो है ना, बल्कि मुझे तो कई दफा शर्मिंदगी भी होती है कि कई लोगों ने वही एसेस जो है ना वो एज एस छाप के ना बस अपने ना बीच में फिलर्स डाले होते हैं, ठीक है, वो बस नाम अपना या चेंज सिनोनिम्स कर देते ढूंढे हैं। होते हैं। मतलब बिल्कुल कॉपी पेस्ट। हैप्पी को ग्लैड। हाँ हैप्पी को, मतलब वो बिल्कुल ऐसा मुझे, मतलब वो मैं पढ़ता हूँ और मुझे तो कई दफा होता है कि यार मुझे ना कल को यूएससीएफपी वाले ना मुझे कहेंगे यार आप ही खुदा के लिए उतारें अपनी वेबसाइट से क्योंकि बच्चे खराब हो रहे हैं इसकी वजह से। तो मेरा तो पर्पस वो देने का यही होता है और ये चीजें भी मैं लोगों को समझाता हूँ कि यार ये सिर्फ इसलिए आपको मैं दे रहा हूँ, ये मोटिवेशन इंस्पिरेशन के लिए नंबर 1 एक तो दे रहा हूँ, नंबर 2 आपको थोड़ा सा एक पता चल जाए कि यार किस लेवल की मतलब आपने इंग्लिश और उसके अंदर आपकी स्किल्स होनी चाहिए कि वो एक अच्छी वो बने। बाकी स्टोरी तो हर बंदे की अपनी है। अब लोग क्या करते हैं कि उस पूरी एप्लीकेशन को लेके ना अपने आप को उसके अंदर जेल करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल। आपकी एप्लीकेशन को बिल्कुल एक समझने के प्लेजराइज्ड किस्म की एप्लीकेशन आपकी बन जाती है। और मैंने बेतहाशा लोगों को देखा हुआ है कि वो मतलब एप्लीकेशन अपनी, तुम्हारे पास भी हम श्योर लोग आते होंगे और तुम कहोगे कि मतलब बकायदा लोगों की एप्लीकेशन देख के आपको पता चल जाता है कि यार ये तो वो टेम्पलेट से कॉपी हुई है चीजें। मतलब ये टाइम जो है ना ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन लगाना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। इसके ऊपर आपको महीनों लगाने चाहिए रादर देन तो चंद दिन लगा रहे हैं। और जिस तरह मुइज ने कहा अपने आपको मार्केट करें प्रॉपरली, मतलब अगर आपको लगता है कि यार आप लिंक्डइन की प्रोफाइल आप अपनी बनाते हैं ना कभी, तो उसके अंदर भी लोग अपनी स्किल्स दिखाते हैं, हर चीज दिखाते हैं, शोकेस करते हैं, आप इसमें भी शोकेस करें। और जिस तरह वही आपने मेंशन की ना, मैं फिर से रीइंस्टेट उन्हीं चीजों को करूंगा। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो है ना, आई थिंक ये फुलब्राइट ने मेरी भी प्रैक्टिस करवाई लोगों की एप्लीकेशन देखने में। कि शुरू में मुझे लगता था कि नहीं यार शायद आप जो है ना वो जो अ पीस ऑफ 1000 वर्ड्स जो है रिसर्च स्टेटमेंट और रिसर्च ऑब्जेक्टिव और पर्सनल स्टेटमेंट, वो इतने नहीं सीवी के बेस पे ना आप जज कर सकते हो लोगों को, शायद वो राइटिंग स्किल्स उतने उनके इतने अच्छे ना हो। लेकिन अब आई थिंक अगर मुझे किसी ने कुछ दिखाना हो ना, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा अपना 500 वर्ड, इवन फुलब्राइट के इंटरव्यू में भी ये एक उनकी रेगुलर प्रैक्टिस है कि इंटरव्यू दिन से पहले आप जब वहां पे जाते हैं तो एक वो आपसे रैंडम ओपन एंडेड एक ऐसे लिखवाते हैं। सो आई थिंक वही जो एक पर्सनल स्टेटमेंट है, वो 1000 वर्ड्स का ऐसे है ना, वो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन है। और उसमें जितना टाइम हो सकता है ना उसको उतना ही सीरियस लिया जाए जितने, या इवन उन बाकी पार्ट से ज्यादा। एप्लीकेशन रिव्यू की दूसरी आपने बात की, बहुत जरूरी है। आप किसी और से आप मैं तो ये लिटमस पेपर टेस्ट अपने ऊपर खुद टेस्ट किया हुआ है कि आप आज एक एप्लीकेशन लिखें, आप हफ्ते बाद अपनी एप्लीकेशन देखेंगे ना तो आप कहेंगे अच्छा ये आपने क्या, ये मतलब क्यों लिखा है आपने, या कैसे लिख लिया, ये किस स्टेट ऑफ माइंड में था, क्योंकि दिस इज हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। सो स्पेसिफिकली फॉर फुलब्राइट जो ये एक रेकमेंडेड आपने भी टाइमलाइन दी कि एटलीस्ट 2 से 3 महीने आप इस एसे पे, इन एसेस पे लगाएं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके बाद ना आपको थोड़ा सा बिलीफ आने लग जाता है कि हाँ आई एम गेटिंग देयर, आई एम गेटिंग क्लोजर टू अ गुड एसे इफ नॉट अ परफेक्ट एसे। और स्पेशली फिर आप जो टीपीवी जो थर्ड पार्टी वैलिडेशन इंजीनियरिंग उसमें होती है, इस तरह आप एप्लीकेशन रिव्यू किसी से कराते हैं और कोई एक सक्सेसफुल फुलब्राइट एलुमनाई हो या किसी और स्कॉलरशिप का एलुमनाई हो, तो आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट। क्योंकि वो अपने एक लेंस से देख रहा होता है, जिस लेंस से, क्योंकि मैंने अपनी एप्लीकेशन 3 अपने कुछ सीनियर से, कुछ दोस्त थे जो गए थे उनसे करवाई थी, और जो जिस लेंस से उन्होंने जो कमेंट्स शेयर किए थे ना, तो आई कैंट इवन इमेजिन कि अच्छा वो मैं ना खुद कर सकता था। तो इस चीज को बहुत सीरियस लिया जाए। जो दो ये इसकी वजह बड़ी सिंपल है यार, देखो अब आप अपनी जो आपने पिछले 10 साल 5 साल जितने भी साल थे उनको अब आप बदल नहीं सकते, वो तो हो गए। अब तो अप्लाई करने का वक्त है। जीपीए को आप बदल नहीं सकते, ठीक है, ठीक है, किसी हद तक आप जीआरई के अंदर एफर्ट करके आप स्कोर कर सकते हैं, बट जीआरई के अलावा देयर इज नथिंग दैट यू कैन चेंज इन द एप्लीकेशन एक्सेप्ट फॉर दीज 3 थिंग्स, रेज्यूमे, पर्सनल स्टेटमेंट और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आपका मतलब फोकस होना चाहिए, इसके ऊपर आप टाइम लगाएं, बिकॉज दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। फॉर्चुनेटली फुलब्राइट, जिस तरह मोइज ने कहा, खुद मोइज फुलब्राइट की रिव्यू कमेटी का मेंबर रह चुका हुआ है, इसने एप्लीकेशंस वगैरह रिव्यू की हुई हैं, तो इसको उन्होंने भी यही चीज़
के ऊपर ट्रेन किया हुआ है कि यार आपने इन चीज़ों के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको देनी है, इनको बड़ा फोकस रखना है। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी क्रिटिकल है, आप इसको इतना लाइटली ना लें। और यही अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसा पार्ट है एप्लीकेशन का जिसको लोग सबसे लाइटली ले रहे होते हैं। उनको लगता है कि यार ये बस 2-3 एसेज ही हैं, ये तो 2 दिन में मैं लिख के फारिग हो जाऊँ। और इसी में मैं अब अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाए तो आई थिंक ऑल दिस एफर्ट जो आप पुट करेंगे ना, इट्स वर्थ द प्राइस, इट्स वर्थ एवरी टाइम यू पुट इन, वर्थ एवरी, इफ यू आर स्पेंडिंग सम पेनीज, वर्थ एवरी पेनी, क्योंकि वहां पे जो आपको ओवरऑल एक एक्सपीरियंस मिलता है ना, जो ओवरऑल एक्सपोजर होता है, नॉट जस्ट एकेडमिक डेवलपमेंट, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और वो सारी चीजें, तो आई डोंट थिंक देयर anything that comes close to that, and I'm yet to get over my Fulbright experience. अब 4 साल हो गए हैं उसको, लेकिन अभी भी कभी तो शायद फेसबुक का ऑन दिस डे आ जाता है जालिम, वो याद करा देता है कि अच्छा अभी आप यहाँ थे, या फिर आई मीन इतनी एक तो प्रेस्टीज, दूसरी एक काफी लेविश, मतलब इन टर्म्स ऑफ जो आपको स्टाइपेंड मिल रहा होता है, इन टर्म्स ऑफ जो पूरा लाइफस्टाइल आप एंजॉय कर रहे होते हो अपने हिसाब से, तो आई थिंक हर बंदे को ना बहुत ट्राई करनी, जिंदगी में एक दफा ट्राई जरूर करनी चाहिए, और अगर इवन मिल भी जाए ना तो इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो मेरा मुइज़ में तुमसे एक क्वेश्चन ये आता है मूविंग फॉरवर्ड के, चलो तुम 2 साल वहाँ पे तुमने गुजारे और वहाँ पे तुम रहे, तुमने पढ़ाई भी की। पहले तो मुझे बताओ तो तुम्हारे जीपीए कितना था, क्योंकि ये भी बड़ा क्वेश्चन होता है जी वहाँ पे जीपीए लेना कितना मुश्किल है। पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान से कंपैरेटिव ना इतना मुश्किल नहीं है, और स्पेशली मास्टर्स लेवल पे यहाँ पे तो शायद फिर भी किसी हद तक स्पून फीडिंग ही चल रही होती है मास्टर्स में, वहाँ पे काफी ना फ्रीडम होता है इन टर्म्स ऑफ हाउ डू यू डिजाइन योर कोर्सेज, हाउ यू डिजाइन योर रिसर्च, और स्पेशली फुलब्राइट के केस में क्योंकि आप की कोई लाइबिलिटी नहीं होती उस पे एज सच यूनिवर्सिटी पे या प्रोफेसर्स पे, इन टर्म्स ऑफ कोई फंडिंग नहीं है या जो वो दे रहे हैं आपको, बल्कि इनफैक्ट वो एक इम्प्रेशन ही होता है, कैंडिडेट इम्प्रेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब वी आर लकी टू हैव द बिगेस्ट कोहोर्ट ऑफ फुलब्राइट ग्लोबली, हर साल तकरीबन 150 बच्चा जाता है यहाँ से, लेकिन वहां पे आप दूसरे कंट्रीज में देखें, यूएस में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, पूरे पूरे कंट्रीज से को 2-2 3-3 लोग आ रहे होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि अच्छा हम एक फुलब्राइट स्कॉलर को होस्ट कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, या कोई फुलब्राइट स्कॉलर को ना हम एडवाइस कर रहे हैं अगर कोई आपका वो है, सो इन टर्म्स ऑफ प्रेस्टीज आई थिंक बहुत लोग यहाँ पे रहते हुए ना उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो कि वहां पे जाके ना फिर एक वो जिस तरह ट्रेनिंग होती है ओवरऑल, आपके सेमिनार्स होते हैं, एनरिचमेंट सेमिनार्स होते हैं, री एंट्री सेमिनार्स होते हैं, फंडिंग वगैरह, कॉन्फ्रेंस फंडिंग वगैरह होती है, तो वो ट्रेनिंग ऐसी हो जाती है कि बहुत आई थिंक फ्रूटफुल एक्सपीरियंस होता मेरे है। ख्याल से एकेडमिकली तो चले आपको पढ़ना है ही, उसके अलावा जो ओवरऑल आपका वहाँ पे सोशल एक नेटवर्क बनता है, फिर आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अपनी जो मतलब सॉफ्ट स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती हैं वहाँ पे जाने से। और दूसरा ये कि बिल्कुल। इवन पाकिस्तान के अंदर जब आप वापस आते हो, क्योंकि ये अब अगला हमारा क्वेश्चन भी यही है कि लोग बहुत सारे फुलब्राइट से ये भी घबराते हैं कि यार बाद में पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान वापस आते भी हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी इंडस्ट्री के अंदर मैंने तो बकायदा यार ऐसी जॉब देखी है मैकेंजी वगैरह के अंदर कि वो कहते हैं कि जी वी हाईली रिकमेंड फुलब्राइट स्कॉलर्स टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग। तो मतलब यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी एक बड़ा प्रेस्टिजियस इसको समझा जाता है, और इंडस्ट्री के अंदर बड़ी अच्छी फुलब्राइट स्कॉलर्स की एक रेपुटेशन है। तो मेरे ख्याल में कि जो लोग ये समझते हैं कि यार पाकिस्तान वापस आके फुलब्राइट के बाद हमें यहाँ पे कुछ शायद ना मिले या हमें उतनी ही स्ट्रगल करनी पड़े जितनी कि हम पहले कर रहे थे, तो वो भी एक मेरे ख्याल में लोगों को समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जब आप वापस आते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि आप करियर वाइज आपको जो है हम्म। मिल रही होती हैं। तो इसके बारे में तुम्हारा मुझे मतलब क्या ख्याल है कि जब तुम वापस आए वहाँ से तो हम्म। तुम्हें कुछ बिल्कुल। फर्क फील हुआ या तुम्हें लगा कि यार बेहतर होता ना ही जाता, इधर ही लगा रहता तो? वो कभी कभी होती है रियलाइजेशन, अभी भी इवन जो प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी उस तरह नहीं है जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब आ रहा है, जिस तरह एकेडमिया में एचईसी ने
प्रमोशन के लिए कुछ स्पेसिफाई कर लिया कि अच्छा पीएचडी आपकी होनी चाहिए या मास्टर्स होना चाहिए, पहले इतने ये स्ट्रिक्ट नहीं थे, बट इट्स अभी टोटली वो नहीं हुआ, बट आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है पाकिस्तान में वो ट्रेंड, जिस तरह कंपटीशन होता जा रहा है ना कि अच्छा मास्टर्स कंपलसरी होता जाएगा कुछ कुछ ज्यादा जॉब्स के लिए। सो टॉकिंग अबाउट माय स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, दो डिफरेंट जो आई थिंक, और अगर फुलब्राइटर सुन रहे हैं तो वो काफी बायपोलर सा था जॉब मार्केट में मेरी जो एक्सेप्टेबिलिटी थी। एक, या वो बहुत ज्यादा थी, लाइक दे वर लाइक यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस पोजीशन, अच्छा। बट जबकि दूसरी तरफ ऐसी थी कि नहीं, अभी है ही नहीं एज सच, और शायद एक फुलब्राइट वाले मास्टर्स की जगह ना वो कोई एक लोकल बैचलर्स प्रेफर कर रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर के निकल के शायद भाग जाएगा। हाँ, शायद भाग जाएगा या सैलरी एक्सपेक्टेशंस होगी या ईगो और व्हाटएवर जो भी। लेकिन आई थिंक द प्लेस वेयर आई एंडेड अप, एक स्पेसिफिक नीश हर चीज की होती है, पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान को यूं मुझे बदनाम करना चाहिए, हर कंट्री में यूं ही होता है कि अच्छा आपके डिसिप्लिन की, आपके एक्सपीरियंस की, आपके स्किल्स की एक स्पेसिफिक नीश होगी। तो फॉर्चुनेटली आई एंडेड अप इन माय स्पेसिफिक नीश जिसमें उसकी कदर भी थी, और आई एंडेड अप वर्किंग देयर फॉर अ व्हाइल। तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस उस तरह था। इवन फिर क्योंकि वो कंसल्टेंसी थी तो इवन हमारा इंटरेक्शन रहता था काफी डोनर एजेंसी के साथ, डेव सेक्टर में थी, सो उनको भी ये पता था कि अच्छा ऑन टॉप ऑफ एकेडमिक एंड पर्सनालिटी स्किल्स एक और चीज, एक फेस वैल्यू जो है ना वो बहुत मैटर करती है कंसल्टेंसी में भी और जॉब मार्केट में। ठप्पा लग जाता है ना आपके साथ के जी, फुलब्राइट स्कॉलर भी है और फिर बाहर से भी जो पढ़ा हुआ है, यूएस से पढ़ा हुआ है, वहां से किया हुआ है, तो बिल्कुल कंपनीज के लिए, कई कंपनीज जो कि मतलब सीरियस टैलेंट को हायर करना चाह रही होती है, उनके लिए वो एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिव एलिमेंट होता है। एग्जैक्टली और इसी तरह वो फिर एक और डिलेमा भी होता है लोगों का, शायद वो जॉब कर रहे होते हैं तो उनको होता है यार कि अच्छा 5-8 साल यहीं पे लगे रहेंगे, गाड़ी भी मिल जाएगी, इतने इंक्रीमेंट भी लग जाएंगे, क्योंकि वो उनके जो केपीआईज होते हैं वो उसी हिसाब से सेट हुए होते हैं कि अच्छा मास्टर्स डिग्री वहां पे कहीं होता ही नहीं है। वो सिर्फ यही होता है कि अच्छा सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपने करने हैं, फिर आपको ये पर्क्स वगैरह मिल जाएंगे। बट स्टिल आई थिंक इवेंचुअली जिस तरफ जॉब मार्केट जा रही है तो बहुत जरूरी हो जाएगा एक मास्टर्स डिग्री के साथ साथ आपके जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, ये अभी भी मतलब इट्स सैड टू सी कि कभी कभी आई इंटरेक्ट विद पीएचडीज, आप भी देखते होंगे, अच्छा कहने को उनके पास लाइक दे आर डॉक्टर्स माशाल्लाह से, इट्स अ बिग थिंग जिस प्रोसेस से वो गुजरे होते हैं, जितने हार्डकोर स्टडी होती है, लेकिन उनके प्रेजेंटेशन स्किल्स या इवन दे आर इवन अनएबल टू मेक एन आई कांटेक्ट। तो वो नॉट दैट दे आर टू बी ब्लेम्ड, लेकिन थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में हमारे चेंजेस, और फिर जो जॉब मार्केट में हम चेंजेस की बात कर रहे थे वो इवेंचुअली आएगी। तो आई थिंक अगर आपका हो जाता है इंशाल्लाह, आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट, तो डोंट गिव इट अ सेकंड थॉट। इवन आपका प्लान सेटल होना भी है, इसको अगर आप अगर स्पिरिचुअल टर्म्स में भी देखें, जिस तरह रिस्क लिखा हुआ है वो आपको दुनिया के किसी भी कोने में मिल ही जाना है, लेकिन अगर आपका रिस्क फुलब्राइट के नाम पे लिखा हुआ है तो यू आर रियली लकी। सो बेसिकली ये कि मतलब जाहिर है कोई बंदा ये एक्सपेक्ट ना करे कि फुलब्राइट से पढ़ के आऊंगा तो मुझे यहाँ पे कोई बड़ा स्टार ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये लिंक्डइन कि पे जॉब ऑफर्स खुद ही आने लग जाएंगी। ये बिल्कुल नहीं है, आपको स्ट्रगल उसी तरह करनी होगी। थोड़ा बहुत आपको एज हो सकता है कुछ जगहों के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि इट्स ऑलवेज मतलब ब्राइट इफ यू कम बैक फ्रॉम द फुल ब्राइट, तो इट्स नॉट ऑलवेज ब्राइट, ठीक है। तो लेकिन ये कि एक अगर लॉन्ग टर्म में आप देखें, मेरे ख्याल में अगर आप 10 साल 5 साल डाउन द रोड देखें, तो आप एक अपना मेहनत से और एक जो आपको एक्सपोजर आपको वहाँ पे मिला है, क्योंकि वो एक्सपोजर आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करता है, तो वो आपको इवेंचुअली जो है ना कहीं आपका इंडस्ट्री में, अपने प्रोफेशन में आपका नाम जो है वो बना भी रहेगा। अच्छा मुइज, वेरी वेल समराइज्ड। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पता है लोगों की सेट करना बड़ा जरूरी होता है। कई लोगों का ख्याल होता है यार फुलब्राइट पे जाएंगे वापस आएंगे यार तो कंपनियां तो खड़ी होंगी, मतलब कह रही यार ये शुक्र है आया है, इसको हम रखें, इसको गाड़ी भी देंगे, इसको हम
सैलरी भी 10 लाख रुपए दे देंगे, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं है, आपको स्ट्रगल उधर ही करनी है। लेकिन ये कि लॉन्गर रन के अंदर मैं समझता हूँ कि ये जो फुल ब्राइट का एक है ना, जो वैल्यू आपने ऐड करता है इस ये पूरा एक्सपीरियंस, ये लॉन्ग रन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कम आपका विजन जो है ना, वो आपका जो हराइजन है वो बड़ा ब्रॉड हो जाता है। अच्छा मोइज, काफ़ी सारी चीज़ें तो हमने बता दी हुई हैं, जाते जाते बस ये बताओ कि 2-3 कोई मेजर तुम्हारे ख्याल में फुल ब्राइट के डिसएडवांटेजेस जो तुमने पर्सनली भी फेस किए में हो, या तुम्हें लगता है कि लोगों को फेस होंगे, डिसएडवांटेजेस। या तुम्हारे ख्याल में फुल ब्राइट बस फिट है, मतलब फिट आई थिंक, बट एक जो वो अपेरेंट लगता है ना, जो लोगों को यूजली लगता है कि 2 साल का जो बॉन्ड है वापस आना, वो उनको ना बहुत इट स्टार्ट टू टेक अ टूल ऑन पीपल के नहीं, वो उस वजह से इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं, अप्लाई नहीं करते। लाइक किस तरह के केसेस भी मैंने देखते हैं कि नहीं यार उसमें तो बॉन्ड होता है, छोड़ो परे। बट ये आई थिंक मैंने जो पहले बात की थी ना कि जिस तरह का ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है, हाँ अगर लाइक आई एम नॉट सेइंग के वापस नहीं आना चाहिए या वहीं पे रहना चाहिए, नॉट प्रोमोटिंग एनी अप्रोच, लेकिन अगर आपका प्लान है सेटल होना तो आप बाद में भी जा सकते हैं। 2 साल का ही बॉन्ड है मास्टर्स के केस में, तो उसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। दूसरा, एक फैमिलीज के साथ काफी लोग जाते हैं, तो उस केस में थोड़ा सा एक ज़ाहिर बात है, उनको रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अच्छा, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि आपका ना एक सेमेस्टर के बाद आपके यूजुअली आता है। जी, तो डिपेंडेंट आपके आते हैं, स्पेशली फॉर फीमेल्स हमारी सोसाइटी में, कि वो वहाँ पे एकदम से अक्सर होती हैं, पाकिस्तान से बाहर नहीं गई होती हैं, तो एकदम से इंटरनेशनली, और वो या इवन मेल्स के साथ भी ये होता है। सो वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, आई वोंट रियली से अ डिसएडवांटेज, बट चैलेंजिंग हो सकता है। और बट दोनों आई थिंक मैंने जिस तरह कहे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, ये किसी के नजदीक एडवांटेज होगा, मेरे नजदीक जो पहला था वापस आना, मैं आई वाज टोटली अप फॉर इट, मुझे तो। और एक आई थिंक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है कि इतने पैसे भी, इतना टाइम आपके कंट्री पे एक तरह लगा रहा है, लाइक यूएस गवर्नमेंट फुल ब्राइट की फॉर्म में, तो यू नो माइट इवन पे इट बैक टू द सोसाइटी इन एनी वे। तो 2 साल बेसिकली ये है कि आप 2 साल पूरे कर लो, उसके बाद अगर आप पाकिस्तान से नहीं खुश तो आप बाहर तो वापस जा ही सकते हैं। तो 2 साल का बॉन्ड सर्व करें, ऑल्दो मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये बॉन्ड भी सर्व नहीं किया, बट आई थिंक ये एथिकली बहुत गलत है। और इस तरह की जब पाकिस्तानी हरकतें करते हैं तो कल को जो मतलब फ्यूचर एप्लीकेंट्स हैं उन लोगों के लिए मुश्किलात हो जाती हैं, मुल्क अलहदा बदनाम होता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप हाँ। एक बॉन्ड फिल कर रहे हैं उसको कम से कम ऑनर करना चाहिए, क्योंकि मतलब वही बात जो मोइस कर रहा था, स्पिरिचुअल अगर इसका एंगल दें तो कहीं ना कहीं इसकी पकड़ तो हो ही जानी है। तो हाँ। बेहतर है कि आप ये जो बॉन्ड अगर आपने फिल की है, ज़बान दी है, तो उसको मतलब फॉलो भी करें। हाँ, नहीं आप खुश रहते 2 साल के बाद आप वापस चले जाएं, और या दुनिया के किसी कोने में भी आप जा सकते हैं। बाय द वे पीएचडी के लिए ये बॉन्ड आई थिंक 5 इयर्स का है। बिल्कुल। और मैं अपने केस में जिस तरह बताना चाहूँ, मैंने 2 साल पूरे किए, और पीएचडी मैं का फिर यूनिवर्सिटी फंडिंग पे, अब मेरा कोई बॉन्ड भी नहीं है, आई एम परसुइंग माय तो ये पीएचडी। बात भी मैंने मतलब हाईलाइट नहीं की, मोइज इस वक्त जो है बिकॉज ऑफ कोविड पाकिस्तान में से ही अपनी पीएचडी, यूएस से पीएचडी कर रहा है, बट ही इज इन पाकिस्तान राइट नाउ, इसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं एंड एवरीथिंग। बट मोइज ने अपना 2 साल बॉन्ड सर्व करने के बाद ही गॉट इनटू पीएचडी प्रोग्राम। और ये पीएचडी प्रोग्राम मोइज तुम्हारा उसी जगह पर है, जॉर्ज वाशिंगटन? नहीं, अब यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में है। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में, वहाँ से मोइज अपना पीएचडी कर रहा है। और अगेन यू कैन सी के मास्टर्स के बाद अगर भी बंदा कल को प्लान करता है कि जी मैंने पीएचडी भी करनी है, तो इसको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से फंडिंग मिल गई है। अब इस दफ़ा इसके पास कोई बॉन्ड नहीं है। जब ये इंशाल्लाह कोविड के बाद जब हालात ठीक होते हैं, ये वापस जाएगा, तो देन ही इज़ फ्री टू, ही इज़ अ फ्री मैन। ये ही कैन लिव द यूएस, एवरीबॉडी इज, आई गेस। ही कैन लिव द अमेरिकन ड्रीम नाउ। तो मतलब वो इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है और निकल आई है। और इसमें एक और पाथवे भी होता है कि आप अगर फुलब्राइट के फौरन बाद पीएचडी में एनरोल कर लेना अपने आप को यूनिवर्सिटी फंडिंग पे, तो वो भी हो सकता है। लेकिन उसमें फिर ये होता है कि जो बॉन्ड होता है ना, ये 2 साल वाला,
ये इवेंचुअली आपको पूरा करना ही पड़ता है। लाइक पीएचडी आप पूरी कर लेंगे, फिर उसके बाद अगर वहां पे आप सेटल होने लगे हैं तो ऑफ कोर्स यू विल बी अप्लाइंग फॉर परमिट्स एंड वर्क वीजा। तो उसमें फिर आपको वो जो है ना कहेंगे भाईजान आप पहले ये 2 साल अपने पूरे करके आए जो J1 की वीजा रिक्वायरमेंट है। लेकिन मेरे केस में जिस तरह 2 साल पहले आप पूरे करके चले जाएं तो यू कैन ऑलवेज सेटल देयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीएचडी। अच्छा मोइज, और कोई चीज है या बस हो गया, हमारा कवर कर ही लिया सब कुछ? आई थिंक जी बस यही मैं थ्रस्ट फेयर से कहूंगा कि डू अप्लाई। आप भी जो कहते रहते हैं, वीडियोस लगाते हैं, आर्टिकल में लिखते हैं, मैं ये करता हूँ यही कि अप्लाई जरूर करें प्लीज करें। थोड़ा सा एक ये भी फील होता है कि अच्छा जीआरई लेट से जाहिर बात है थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन भी होता है, 26-28 हजार का टेस्ट होता है। लेकिन उसकी बिगर पिक्चर में ये है कि 5 साल वैलिडिटी होती है। और दूसरी ये कि इफ यू डू एंड अप गेटिंग इट, तो इससे आप प्रॉब्ली एटलीस्ट 50 टाइम्स ज्यादा की ये 50 भी नहीं, इनफैक्ट ये $200 होगा ना। तो हाँ एटलीस्ट 50 टाइम्स ही, हाँ आई शुड से लाइक $10,000 ट्रांसलेट। तो वो होगा और ये पे बैक आपको इजीली हो जाएंगे। और कंसिडरिंग के जो हम वैसे इतने पैसे उड़ाते रहते हैं, लाइक मैं ये अपने उस मैंने मोटिव ये बनाया था कि अच्छा वैसे ही जाते हैं, खाना शाना खाया है, 5-8 हजार वैसे ही लगा देते हैं। तो वो कुछ इस तरह प्रोडक्टिव उसमें रिस्क लिया जाए, लीप ऑफ फेथ लिया जाए। मेहनत आपके हाथ में है, रिजल्ट आगे ऊपर वाले के हाथ में है। और दूसरा ये कि हाँ एप्लीकेशन आप रिव्यू इस चीज को भी अंडर एस्टिमेट ना करें। अपने एसेज जो हैं स्पेसिफिकली ये 2 एसेज, इन पे ना बड़ा फोकस रखें। और आई थिंक मेरी जो मोटिवेशन थी वो भी, अभी मैंने रिसेंटली एक वेंचर भी बल्कि शुरू किया, तो वो उसकी मोटिवेशन ये थी कि गेट मोर एप्लीकेंट्स टू अप्लाई फॉर दीज स्कॉलरशिप्स। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि अच्छा फुली फंडेड है। मैं उनको बताता हूँ हाँ यार, बल्कि यहाँ से आप खाली हाथ जाते हो। इवन वीजा की फी जो पाकिस्तान में आप इस्लामाबाद में एम्बेसी जाते हो, वो आपको डेवो की टिकट तक वो रीइंबर्स करके दे देते हैं। ये ले यार आप लाहौर से इस्लामाबाद आए थे, ये रीइंबर्स। सो ये बड़ा जरूरी है और अप्लाई जरूर करें, फुल एंथुजियाज्म से करें। आगे जो है ना रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में। देगा बिल्कुल। चलिए जी मोइज, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। और मेरे ख्याल से अगर लोगों के और क्वेश्चंस होते हैं तो नीचे वो कमेंट बॉक्स के अंदर तुम्हें डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। और अगर आप लोग मोइज को डायरेक्ट कांटेक्ट भी करना चाहते हैं तो आप मेरे ख्याल से मोइज मैसेजेस, बल्कि मोइज का मैं लिंक वगैरह भी साथ दे दूंगा, अगर कोई मोइज से डायरेक्टली कांटेक्ट करके गपशप लगाना चाहता है तो वो भी किया जा सकता है। जरूर, एनी टाइम। थैंक यू, थैंक यू ऑलवेज मोइज। हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।